नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश से। खबर आई है विजयनगरम में बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां पर दो ट्रेनों के टकराने से कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं और हादसे में 13 लोगों की दुखद जान चली गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ है जब विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर से टकरा गई। विजयनगर जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच ये हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस हादसे को लेकर बातचीत की है और उन्होंने हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने को कहा है। और इस बीच पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही हुई है। इसके अलावा रेलवे की ओर से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है मृतकों के परिजनों के लिए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। तो एक बड़ा रेल हादसा यहाँ पर पेश आया है। 13 लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग घायल हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से दोनों ट्रेनें जो हैं वो टकरा गई हैं और उसके बाद कई बोगियां जो हैं वो बेपटरी हो गई हैं। तो यहाँ पर हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो भी बता देते हैं कि क्या क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। भुवनेश्वर का हेल्पलाइन नंबर जो है 0674 यहाँ का कोड है और 2301525, 2301625, 2303060। विजयनगरम की अगर बात की जाए तो यहाँ का कोड है 08922 और उसके बाद 221206, 221202 यहाँ का नंबर है। श्रीकाकुलम की अगर बात की जाए तो 08942 यहाँ का कोड है और 286213 फ़ोन नंबर है। दूसरा फ़ोन नंबर श्रीकाकुलम का 286245 है। समालकोट का हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें, इसमें कोड है 0884 और 2327010। राजमुंदरी का कोड है 0883 और नंबर है 2420 तूनी का आपको नंबर बता देते हैं जिसमें 08854 जो है इसका कोड है और 252172 नंबर है। और अलमांडा में भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और ये नंबर है 89780 ये मोबाइल नंबर है अलमांडा में, जिससे आप डायल करके अपने अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ईस्ट कोस्ट CPRO विश्वजीत साहू का हादसे को लेकर क्या कुछ कहना है। वर्तमान हम लोग एक्सग्रेसिया और कंपेंसेशन का पेमेंट जो है वो भी चालू है। ट्रैक रेस्टोरेशन हम लोग आज आशा है कि आज शाम तक कंप्लीट हो जाए। बाकी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए हमने ट्रेन और बसेस का इंतज़ाम किया था, उनके थ्रू से वहाँ अभी किसी को दिक्कत नहीं है। Both are passenger trains. One train, the prima facie seems to be that the train which has come from rear, it has possibly overshot, but it is premature on my part to confirm the same, pending the investigation. The investigation would be a detailed process and let it get complete. Once that is there, we'll be able to confirm what has been the exact cause of the ईस्ट कोस्ट रेलवे के CPRO विश्वजीत साहू से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने फोन पर। बातचीत में ये साफ है कि हादसे में विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की जो ड्राइवर है उसकी मौत हो गई और शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये हादसा जो है गलती से हुआ है। बाकी आगे की तस्वीर जांच के बाद ही साफ होगी। तो ये सबसे पहले आपको बातचीत सुनवाते हैं। सर, अगर ये ट्रेन हादसे के बारे में बताएं कि कैसे ये हादसा हुआ है। देखिए, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, इसमें एक ट्रेन जो पीछे से आ रही थी उसने सिग्नल ओवरशूट किया है। ये कैसे किया है और किस लिए किया है ये हमें इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो अभी आंखों देखी है वो सिग्नल ओवरशूटिंग का है। इसके बाद ये जब टकराई है तो 2 कोचेस आगे के ट्रेन के डिरेल हुए हैं। और इसमें किस ट्रेन में टक्कर मारी है सर, अगर ये पब्लिक को लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर पाए। ये विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन सामने थी और विशाखापट्टनम रायगढ़ जो है उसने सिग्नल ओवरशूट किया है।
और इसमें ये भी बात आ रही है कि ड्राइवर की मौत हो गई है, विशाखापट्टनम रायगढ़ ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, जिनके सिग्नल ओवरशूटिंग की बात आई है। क्या आप कंफर्म कर पाएंगे उस ड्राइवर की मौत भी हो गई सर? हाँ, इसमें हमारा कंफर्मेशन आया है हमारे अनफॉर्चुनेट डेथ का हमारे रेलवे मैन। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सर, इसके बारे में अगर थोड़ी सी चीजें क्लियर कर पाएं कि कितनी ट्रेनें अभी तक बाधित हुई और कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन हम मानकर चल रहे हैं कि ये पूरा हो जाएगा? ये हमारा कल से जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, ये करीब 18 ट्रेन कैंसिल्ड हैं और डाइवर्जन जो हुए हैं ये करीब 22 ट्रेन का डाइवर्जन है अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। रेस्क्यू में हमारा पूरा टीम लगा हुआ है, जो विशाखापट्टनम का वॉल्टर डिवीजन का टीम, संबलपुर डिवीजन की टीम और हेडक्वार्टर से भी एक टीम गई थी। तो ये सभी लोग वहाँ पे रेस्क्यू में लगे हैं, क्योंकि ह्यूमन रेस्क्यू तो कल रात को खत्म हो चुका था। अभी हमारे पास ट्रैक फिट करने का फोकस है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअली एक एक रूट करके पूरे ट्रैक को हम लोग शाम तक फिट कर दें। क्या हमने मुआवजे का भी जो ऐलान किया है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि मुआवजा जल्द से जल्द लोगों को मिल जाए, मृतकों के परिवारों को, या जो ग्रीवियसली इंजर्ड या माइनर इंजरी वाले लोग हैं पैसेंजर? ये कल रात से ही हमारी एक टीम ये कंपेंसेशन अमाउंट के लिए वहाँ पे तैनात है और ये कंपेंसेशन मिल भी रहा है लोगों को, एक्स ग्रेशिया भी मिल रहा है, ताकि ये जो पीड़ा है इससे और ज़्यादा ना हो, सुविधा मिले इनको। तो ये आपने सीपीआरओ को सुना है, ईस्ट कोस्ट रेलवे के विश्वजीत साहू, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ है। उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई है हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। उमा, इस वक्त क्या स्थिति, अब कहा जा सकता है कि पूरी तरह से वहाँ पर तस्वीर साफ होने में, और ये जो मलबा है और ये जो ट्रेन के बोगी वहाँ पर बेपटरी हुए हैं उन्हें हटाने में कितना वक्त लग जाएगा? पहली बात तो ये कि डीआरएम सौरभ प्रसाद से मैंने बात की और उनका कहना है कि प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है कि ह्यूमन एरर है, लेकिन टेक्निकल को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक्सीडेंट के जगह पर 3 लाइन है, एक अप लाइन है, एक मिडिल लाइन है और एक डाउन लाइन है, और दोनों जो ट्रेन थी वो मिडिल लाइन पर थी। वाइजैग पलासा जो पैसेंजर थी वो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे थी, और पीछे से वाइजैग रायगढ़ की जो ट्रेन थी वो ओवरशॉट होके सिग्नल को पहली वाली ट्रेन से टक्कर पीछे से उसने दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 5 कोच डिरेल हुए, कैप्साइज हुए, यानी कि पटरी से नीचे उतर गए। उसके साथ साथ जो लोकोमोटिव थी रायगढ़ एक्सप्रेस की वो भी पटरी से नीचे उतर गई थी, और इसमें 3 कोच पलासा ट्रेन के थे और 2 कोच रायगढ़ लोकोमोटिव के थे, और अपलाइन और डाउन लाइन पे ये दोनों गिरे थे। साथ में एक गुड्स ट्रेन थी, उस पर भी एक कोच चढ़ गई थी उसके वैगन पर, और बताया जा रहा है कि अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अब तक। 40 लोग घायल हुए थे, उसमें से कलेक्टर ने बताया, विजयनगरम के कलेक्टर नागलक्ष्मी ने, कि 25 लोग अभी अस्पताल में हैं। जो पलासा ट्रेन, जो आगे की जो ट्रेन थी उसके जो गार्ड थे वो पीछे वाले कोच में थे और उनकी मौत हो गई है, और जो पायलट और असिस्टेंट पायलट थे जो रायगढ़ वाली ट्रेन, जो आगे वाली ट्रेन को जिसने हिट किया था, उनका स्टेटस अभी तक नहीं पता चला है। अनुमान ये लगाया जाता है कि हर एक कोच में शायद 60 से 70 पैसेंजर हो सकते थे, और अब एनडीआरएफ के साथ मिलकर रेलवे अथॉरिटीज जांच कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, देख रहे हैं कि कोई शव या कोई आदमी कहीं फंसा तो नहीं है, कोई वहाँ पे अभी रेस्क्यू के लिए वेट तो नहीं कर रहे हैं। और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब जो पूरी जो मैंगल्ड जो कोचेस हैं उन सबको हटाया जाएगा। 2 कोचों को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, और दोपहर तक कहा जा रहा है कि एक ट्रैक क्लियर हो जाएगा, शाम तक दूसरी ट्रैक भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो मिडिल वाली ट्रैक है उसमें डैमेज क्या हुई है उसका अनुमान लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई ट्रेन वहां से चल पाएगी। अफसर ने ये भी बताया कि डाटा लॉगर, स्पीड रिकॉर्ड सिस्टम वो सब सीज किए जा चुके हैं, ताकि जो जब जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन किस स्पीड पे चल रही थी और गलती किसकी हो सकती है। क्या ये ह्यूमन एरर ही है जिसकी वजह से ये ट्रेन की जो एक्सीडेंट हुई है। बताया जा रहा है कि जो पीछे वाली ट्रेन है, जो रायगढ़ की एक्सप्रेस है, यूजुअली उसकी स्पीड 75 से 100 किलोमीटर रहती है, लेकिन कल की स्पीड पे थी जब ये टक्कर हुई। ये इसका अभी अनुमान, इसका अभी कोई फिगर नहीं आया है। और
ये बात भी चल रही है कि जो कवच टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं कि एंटी ट्रेन कोलिशन को ऑटोमेटिकली रोकने की जो टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स वाली टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की बात है, क्या अगर वो डिप्लॉय होती तो ये एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकती थी, उस पर भी अभी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। केरल के कोच्चि में हुए धमाकों में एक शख्स ने सरेंडर अब यहां पर किया है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है और वो 48 साल का है। कल सुबह कोच्चि शहर में एक के बाद एक 3 धमाकों से शहर दहल गया। एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान हुए इन धमाकों में 3 लोगों की जान चली गई है और करीब 50 लोग जो हैं वो घायल हुए। घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 लोग फिलहाल आईसीयू में हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि टिफिन बॉक्स के जरिए ये धमाका किया गया है और साथ ही आईडी का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है और जांच जारी है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर आईडी इतनी बड़ी मात्रा में यहां तक पहुंचा कैसे। As far as we can comment, there was an explosion in this function in which around 45 people were injured. One person has died. The condition of another 5 persons are serious. The person who died is suspected to be a lady. She died because of burn injuries. The other people are also having basically burn injuries. In particular, one person has surrendered in Kodagara police station in Thrissur rural in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying it. और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रतिभा रमन जुड़ गई हैं जो कोच्चि पहुंची हुई हैं। प्रतिभा, आपने वहां पर लोगों से बातचीत की होगी, क्या ज़मीनी हकीकत वहां पर लग रही है? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि आईडी आखिर कोच्चि जैसे इलाके तक पहुंचा कैसे? बहुत ज़्यादा जांच वहां पर की जानी चाहिए थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, उससे पहले मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूँ जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे ये मालूम पड़ रहा है कि एक 12 साल की लड़की की मौत हुई थी आज सुबह। उसकी भर्ती इसी हॉस्पिटल में हुई थी कल सुबह 9:50 AM, जहाँ पे वो 95% बर्न इंजरीज के साथ यहाँ पे आई थी ब्लास्ट होने के बाद। और हमको ये भी मालूम पड़ रहा है कि उसके अलावा और 3 लोग जो है वो गंभीर तरह की घायल के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर में बर्न्स वार्ड है और बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी बीफ अप की गई है और पुलिस की जांच को लेते हुए 2 एंगल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक है टेरर एंगल और दूसरी तरफ से एक शख्स जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन, उन्होंने पुलिस के साथ सरेंडर करते हुए ये कहा है कि वो इस जेहोवा विटनेसेस की आइडियोलॉजी के साथ सहमत नहीं है और जिसकी वजह से इस तरह की ड्रास्टिक स्टेप उन्होंने ली है और उसकी थरो इंट्रोगेशन भी अभी भी चल रही है। उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके पुलिस उसके साथ ब्लास्ट साइट पे लेके उसकी एक्सप्लोरेशन भी करने में बहुत बिजी है अभी। और ये टेरर एंगल को लेके बहुत सारे मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, एनआईए से लेके एनएसजी तक। एफआईआर आप देखेंगे तो 2 तरह की एक्ट्स उसमें इन्वोक की गई है, वो है एक्सप्लोसिव्स एक्ट और दूसरी तरह से यूएपीए। और सारी नजर जो है ये एक ऑल पार्टी मीटिंग में है जो केरला के सीएम पिनराई विजयन ने बुलाया है और वो 10 घंटे में शुरू होगी और उसके बाद बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स होगी और बहुत सारे स्टेप्स जो केरला गवर्नमेंट और पुलिस लेगी उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। बिल्कुल प्रतिभा, यहाँ पर जब इस तरह की गैदरिंग होती है, इतने बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी थी इस बारे में कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं? एक्चुअली बहुत बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की कन्वेंशन जो एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हॉल है यहाँ पे एक बड़ी जगह जो कोच्चि सिटी है, यहाँ पे जो प्रेयर मीटिंग हो रही है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं थी और
इस तरह की एक बिजनेस बिल्डिंग में जब एक प्रेयर मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। क्या इसकी वजह से सिक्योरिटी लैप्स हुई थी या नहीं, इसके बारे में भी जांच हो रही है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी ऑर्गेनाइज की गई है, जो केरला सीएम पिनराई विजयन ने कल बताया कि एडीजीपी के मुताबिक और कोची डीसीपी जो है इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। और इसी सिक्योरिटी लैब्स को लेके एनआईए और एनएसजी अपने अपने फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट्स को लेके पूरी रात यहाँ पे उसकी तरह की जांच कर रहे थे, और उसके बावजूद ये मालूम होगा कि किस तरह की सिक्योरिटी लैब्स हुई थी या एक सिक्योरिटी लैब्स हुई थी कि नहीं, इसकी जानकारी भी हमें मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और युवती की आज यहाँ पर जान चली गई है और कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो दिल्ली एनसीआर की हवा की बात करते हैं, जो अब लगातार जहरीली होती जा रही है और हर बढ़ते दिन के साथ जो प्रदूषण है उसका स्तर भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के चलते सांस लेना अब मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, और खासकर जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जो अलग अलग तरह की सांस संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए ये दिन बहुत भारी चल रहे हैं। दिल्ली का औसत AQI जो है आज 334 दर्ज किया गया है और हवा का स्तर लगातार बहुत ही खराब श्रेणी में है। दिल्ली के मुंडका में AQI 414, वजीरपुर का AQI 407, रोहिणी का AQI 400, न्यू मोतीबाग का AQI 370 दर्ज किया गया है। और अगर नोएडा NCR की बात करें तो नोएडा में AQI 324 दर्ज किया गया, गुरुग्राम में 314, फरीदाबाद में 296 और गाजियाबाद में AQI 272। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ इस वक्त दिल्ली NCR के लोगों पर बीत रही है। हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर जो हैं वो कर्तव्य पथ पर पहुंचे हैं और वहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का आज का औसतन AQI 334 है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में है। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ के साथ मौजूद हूँ और अगर मैं आपको आसपास का इलाका दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ धुंध की चादर आपको दिखाई देगी। ऐसे में लोगों ने सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलना कम कर दिया है। जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उन्होंने भी आना कम कर दिया है। दिल्ली के आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो दिल्ली के नोएडा का जो आज का औसतन AQI है वो 324 है। वहीं अगर गुड़गांव की बात करें तो वो भी 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि जो प्रदूषण है उसको तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में रविवार के दिन जो दिल्ली के परिवहन मंत्री है उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में 1 तारीख से जो डीजल बसेस है उनकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। जो बाहर से दूसरे स्टेट से जो बसेस अंदर आ रही है उन पर भी बैन लग जाएगा और दिल्ली में भी जो डीजल की बसेस हैं उन पर बैन लग जाएगा। सिर्फ BS6 बसेस को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। ये तमाम जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक प्रदूषण में किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं देखा गया है क्योंकि लगातार प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी फिलहाल दिवाली के हम आसपास हैं पर दिवाली आई नहीं है। ऐसे में दिवाली से पहले ही ग्रैब के तीसरे चरण के तहत भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों का जो आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये एक बड़ा कारण है। जो सैकड़ों गाड़ियाँ दिल्ली की सड़कों पर चल रही है, ये एक बड़ा कारण है प्रदूषण की करते हुए। आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें इस वक्त, वो भी यहाँ से आपको इतनी नज़दीक से भी धुंधला सा दिखाई देगा। ये लगातार प्रदूषण के बढ़ने की वजह से हो रहा है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें, क्योंकि सुबह के समय जो हवा है वो ज़मीनी स्तर पर है सर्दियों के समय में, जिसके चलते जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में रहते हैं। वो उन लोगों के लिए हानिकारक है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ है। लेबनान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इजराइल ने उकसाया तो फिर लेबनान पीछे नहीं हटेगा। ये कहना है भारत में लेबनान के राजदूत डॉक्टर राबिए नाश का। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी हमले और जवाबी कार्रवाई से बनते हालातों और इजराइल हमास जंग समेत तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा ने। The situation has reached a level where Israel has launched a full-fledged attack on Gaza, and the fear is that the war may escalate and spread to other countries as well. और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम भारत में लेबनान के जो राजदूत हैं डॉक्टर राबिया नाश उनके साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे अलग अलग पहलुओं पर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट द वे
attacks and counterattacks are taking place near Israel and Lebanon border, there is a fear that it can escalate a full-fledged war. So Israel is blaming that it's Hezbollah who is dragging Lebanon into the war. So what's your take on that? Thank you. First, let me welcome you, both Kadam Bini and Mushankar. Thank you, and I'm glad to be on your show. Any war needs two parties, and we are not interested in any war. Lebanon is not interested in any war, but obviously Israel is. They've been provoking Lebanon, provoking Hezbollah along our borders, and they've been bombing homes, civilians. They killed journalists, civilian journalists in Lebanon. So all the provocation has been coming from the Israeli side. But let me first also, since that you talk about the 7th of October attack, and since then the situation has been aggravated. Actually, this is not true. The situation didn't start on the 7th of October. The crises have been there for decades, particularly since the 1967 occupation of Israel to the Palestinian land. Since then, Israel has been refusing all calls for peace, for withdrawal from the Palestinian land, have been refusing all peace initiative, and have been inflicting horrendous damages, horrendous infliction and impacts on the Palestinians. Well, Israel says that it is a war of existence. It is an existential crisis for them because Hamas believes that the Palestinian land lies between the river and the sea, and it does not have any place for Israel. Hamas does not represent the Palestinian people. There is a Palestinian Authority which does represent the Palestinian people, and Israel has a peace accord with Palestinian Authority, Oslo Accord, but Israel itself refuses and denies all peace, does not abide by any of peaceful of those accords, peace accords, nor does it abide by any of United Nations resolutions. They have been denying all calls for the two-state solution. And you know, this was an Arab initiative since 2002. That it was a historic initiative that called for all the Arab unanimously. They were ready to recognize Israel, exchange normal diplomatic relationship with Israel, in return of giving the Palestinian their rights, the right of return, and the statehood, a sovereign state that lives side by side in peace with Israel. But Israel has been refusing this peace initiative since 2002 up to now. Every year this initiative is being renewed, and every year Israel has been refusing it. It's a fact that Israel and Philistine conflict has a very long history, and it has its own context. But would you agree that October 7th attack, the immediate instigation, and that's why this situation has come where there is a fear of a full-fledged war? No, I don't agree. Of course I don't agree. And I told you, what we saw on October the 7th is normal. I mean, it's fact of life that when you oppress people for ages and for decades after decade, you deprive them of the basic rights, the basic needs in life. They have no dignity. They can't go normally to their work, to schools. When they every day, even before October 7th, and in West Bank, let's say take West Bank, where there's no Hamas there. Just before October the 7th, 200 Palestinians killed. What we saw on October the 7th is retaliation. Every occupation calls for resistance. This is basic law. I mean, the resistance is guaranteed by international law. Whereas wherever there is occupation, there is resistance, and that's guaranteed. So the Palestinians are resisting the occupation, the Israeli occupation, which alone, I think Israel is the last form of colonialism in the world. That it is a Western occupation to the Palestinians. Palestinians are the indigenous people in the land, and Israelis are coming from all over the world to settle in their place. And this is, of course, not acceptable by any norms, not by human laws, not by international laws, not by the United Nations or any law
non-war. Well, several countries have called for a two-state solution. Even India has called for that. But there is one statement which has come from the US, is that because of the efforts to integrate Israel into Middle East, closer cooperation in the Middle East, and this is basically the reason, one of the reasons where such an attack by Hamas took place, and it was an indicative of maybe some sort of conspiracy so that this integration does not take place. Dambini, you know, I just said that what Israel needs more than the whole Arab world, 22 Arab nations, they presented on the table a very clear, simple, and historic initiative that calls to the integration. What does the mean of integration of Israel in the region? Integration means have diplomatic relationship, normal relationship. So this, the Arab, they did present this, and they did call for two-state solution. So no one calls for the instinct of Israel. You said Hamas. Hamas is just a group, militant group. They are resisting for their lands. But the official Arab position is calling for two-state solution. India, like you mentioned, rightly mentioned, and thank you for pointing this out. India is a staunch supporter for two-state solution. In every statement, India calls for two-state solution. The only state in the world that refuses this resolution or this solution is Israel. And we still, unfortunately, see no Palestinian state because the only state, even the United States, called for two-state solution. So who is treating like above any international law or like they are the exception for all norms? Israel. And this has to stop. So a resolution got passed in UNGA. Even after that, Israel has started a ground offensive inside Gaza Strip. So how do you see that situation, and what do you have to say about the humanitarian crisis that is going on in Gaza Strip? Israel has always, like I also mentioned earlier, that Israel has always disobey and deny, refuse all international and United Nations, particularly United Nations resolution. Israel has always been refusing those resolutions, and we saw when the UN Secretary General said that the attack on October the 7th did not come from vacuum. Then the Israeli envoy there went crazy, and he insulted the Secretary General and called for his resignation. And then this resolution that calls for only humanitarian truce, okay, a resolution, a very human resolution called for humanitarian truce, has been rejected by and opposed by Israel. So yes, it's not a surprise for us that they refused to abide by this resolution, and they, as a response to this resolution from the United Nations General Assembly, they aggravated their attack and they started their ground invasion. You mentioned humanitarian crisis. Of course, I mean, even before this attack, Gaza Strip was under complete seal off, from the complete blockade, and it was cut off from the whole world. Currently, they cut off electricity, water, all kind of food and medications. The situation has been, of course, even before the war, has been very bad. Would you say the Arab world is united on this issue? And in a nutshell, what would you say is a way out of this extreme escalation of violence? This is a circle of violence. Right. The Arab world is united. Look, like any group of countries, there's of course difference. Europe is not. Yesterday, many European countries voted with this resolution, and some abstained, and some refused. But so it's the same in the Arab world. But when it comes to Palestine, yes, they are all united. Yesterday we saw all the Arab countries voted for the resolution that calls for humanitarian truce. And they are doing their best, yes, of course, because they collectively, like I said, they presented this peaceful resolution to Israel. The way out is a very good question, but it's simple. I mean, it's complicated because there is Israel, which is not interested in peace, and there is the Arab world that
kept on presenting the peace solution. So the only solution that we see is the two-state solution. It's very simple. Withdraw from the occupied Palestinian territories, give them the circumstances to establish their state, let the Palestinian state be there to live in peace, we again say in peace, side by side with Israel, and then the solution is solved. The problem is solved and the solution is there. So government of Lebanon is backing Hezbollah? If there is a war, then how your government will react? Will be a state-to-state war with Israel, or? Like I said, we are not interested in any war. We are not, and we are doing our utmost efforts not to be involved into this war. But again, Israel is provoking Lebanon, and you know, I think both of you are. I believe that both of you are very well informed of the situation in the Middle East in general, the Arab world. That this societal relation between the Arab countries is so strong that when Israel is hit, when Israel hit Palestine, for example, Palestinian homes, that you feel in Algeria or in Lebanon or in Sudan, you feel sorry for that, and you feel because they are, I mean, like same family, same people. So yes, of course, I mean. The aggravation of the war by Israel would affect, and no one guarantee that there will be no reaction from any part of the Arab world. But as we are concerned, as long as we are concerned, the government of Lebanon has announced clearly that we are not interested in war, and they are doing all the calls, diplomatic calls and efforts to save Lebanon the impacts of war, because we have experienced the Israeli aggression, we have experienced Israeli bombing of the civilian infrastructure of Lebanon, our bridges, electric power, water resources, everything was bombed by Israel. So yes, we do want to save ourselves from war, but then again, we have all the right to defend ourselves if Israel bombed, and then no one can guarantee how the situation will evolve. Thank you so much, Excellency. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. गुड मॉर्निंग इंडिया के पिछले 2 घंटों के हमारे इस खास शो में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो आज पहली खबर है टॉप 5 में आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं, 13 लोगों की मौत हुई है, 50 लोग घायल हुए हैं। दूसरी खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई, 8 महीनों के बाद आज क्या वो जेल से छूट पाएंगे या नहीं, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। और तीसरी खबर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जो हैं, उनकी आज पेशी हो रही है, ईडी ने उन्हें तलब किया है। चौथी खबर इजराइल और हमास युद्ध को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद की आज आपात बैठक होने जा रही है। और 5वीं खबर वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, भारत ने इंग्लैंड को शानदार तरीके से हराकर जीत का सिक्सर लगाया है। आपको करना ये है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर इन 5 में से खबर को चुनना है, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।